तो बड़े बड़े प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस, यही आपको ट्रेडिंग में आगे लेके जा सकते हैं। और अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आपके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी स्टॉप लॉस रखा होगा, और जब बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा तो उनके भी यहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जिसकी वजह से ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने सही टाइम पे एक सही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेड कर दिया तो आपका पैसा इतने गुना हो सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को कहां पर बाय करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कॉइन मार्केट कैप का हम यूज कर रहे हैं। ये वेबसाइट काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जाने के बाद हमने सोलाना को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि सोलाना की प्राइस क्या चल रही है, उसकी मार्केट कैप क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। ये सारा डेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका मतलब क्या है इसको समझते हैं। प्राइस तो आपको पता ही है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें ये 5वें नंबर पर आती है। और 5वें नंबर पर क्यों आ रही है? ये आ रही है अपनी मार्केट कैप के हिसाब से। तो अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप बहुत ज्यादा है तो यह माना जा सकता है कि वो क्रिप्टो करेंसी बाकी क्रिप्टो करेंसीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल है। जैसे बहुत सारी क्रिप्टोज होंगी जिनकी जो मार्केट कैप है वो 1 बिलियन भी नहीं होगी, लेकिन इसकी 95 बिलियन है। तो इसलिए आपको मार्केट कैप भी जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है वॉल्यूम। देखिए, एक क्रिप्टो करेंसी में जितना ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब है उतने ज्यादा लोग उसमें एक्टिवली एंगेज हैं। कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम जितना ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमें पता है कि ज्यादा लोग उस क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी क्रिप्टो करेंसी में वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पर उसकी प्राइस बढ़ेगी, या वॉल्यूम कम है तो उसकी प्राइस गिरेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ज्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा लोग अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो वो उस क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा होता है। इसके बाद यहां पर आपको एफडीवी दिखाई दे रहा है। एफडीवी का मतलब है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है, अगर वो सर्कुलेशन में आज होती तो उसकी मार्केट कैप कितनी होती? तो वो 116 बिलियन के आसपास होती। इसके बाद वॉल्यूम बाय मार्केट कैप की बात करें तो वो 3.96% का है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उसे इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन का भी आपको 3-4% के आसपास ही मिलेगा। इसके बाद दो चीजें यहां पर आपको और दिखाई दे रही हैं। इसमें पहली है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई से हमें पता चलता है कि टोटल कितने क्रिप्टो कॉइन्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई हमें बताता है कि टोटल कितनी क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में अवेलेबल हैं फ्रीली ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसमें से अभी बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होंगे जो कि लॉक्ड होंगे और वो अभी मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप इजीली बाय एंड सेल कर सकें, लेकिन इतनी ज्यादा भी ना हो कि उसकी कोई कीमत ही ना रह जाए। जैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके आगे बस 0.00000 लगा रहता है। ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को आप समझ लीजिए कि वो पत्थर है, और पत्थर दुनिया में अता है। जबकि अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसको डिजिटल गोल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो जो चीज लिमिटेड होगी उसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर आपने ये सब समझ लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है व्हाइट पेपर। अब यहां पर व्हाइट पेपर में अगर आप देखेंगे तो उस क्रिप्टो को बनाने के पीछे का रीजन क्या है ये हमें बताया जाता है। तो वो रीजन भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर इतनी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है कि अगर कोई नया क्रिप्टो करेंसी बिना किसी कारण के आती है या सिमिलर बनती है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना की खासियत यह है कि यहां पर 1 सेकंड में 7,10,000 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जबकि अगर हम इथेरियम की बात करें तो वहां पर 1 सेकंड में सिर्फ 15 से 30 ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि ये इथेरियम और बिटकॉइन से बहुत ज्यादा फास्ट थी। अब ये सब देखने के बाद नेक्स्ट चीज आपको उसकी कम्युनिटी कितनी ज्यादा एक्टिव है, वहां पर किस तरीके से ट्वीट हो रहे हैं, क्या कोई नया डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, क्या कोई ये अपग्रेड लेके आ रहे हैं, ये सब चीजें भी आपको चेक करनी चाहिए, जो कि आपको न्यूज में मिल जाती है। और उसके लिए आपको यहां पर न्यूज वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने किसी नई कंपनी के साथ टाई अप किया है तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी चाहिए वो है टोकन अनलॉक्स। कई जगह पे टोकनॉमिक्स भी लिखा रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है अनलॉक प्रोग्रेस। देखिए
मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हो सकती हैं जो कि अभी लॉक्ड हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके अनलॉक होंगी। तो अगर वो अनलॉक रिसेंट में कभी होने वाला है तो इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है और उस क्रिप्टो की प्राइस गिर सकती है। तो ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी 91% जो सप्लाई है वो ऑलरेडी अनलॉक्ड है, सिर्फ 8.47% ही अभी लॉक्ड है। और वो अनलॉक कब होगी जिसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा। जैसे अगर हम स्मॉल अनलॉक को यहां पर ओपन कर लें तो छोटे छोटे अनलॉक तो होते रहते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम अपकमिंग देखें तो कोई भी बड़ा अनलॉक अभी आना नहीं है, लेकिन पास्ट में काफी सारे अनलॉक्स हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में यह भी बताया जाता है कि वहां पर वेल्स के पास कितनी होल्डिंग है, तो ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो यहां पर मैं आपको बिटकॉइन का डेटा दिखाता हूं। तो हमने बिटकॉइन लिख के सर्च मारा है, आप देख सकते हैं कि नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है ये, जिसकी मार्केट कैप 1.93 ट्रिलियन है। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब इस एनालिटिक्स में आपको दिखाई दे रहा है कि वेल्स के पास यहां पर 1.25% होल्डिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेल्स के पास जितनी कम होल्डिंग होगी उतने ही कम चांसेस होंगे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में मैनिपुलेशन होने के। जबकि बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो नई नई आती हैं, लेकिन वहां पर वेल्स यानी कुछ ही लोगों के पास ज्यादातर होल्डिंग होती है। ऐसे में ज्यादातर पैसा वही कमाते हैं और उसमें कई बार आपको प्राइस में मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एक क्रिप्टो करेंसी को बाय करने से पहले आराम से चेक कर ही सकते हैं। तो इतना तो देख ही लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर चार्ट में आपको क्या क्या बेसिक चीजें देखनी चाहिए, अब इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताएं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और हां, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया के लिए बना हुआ है। तो यहां पर आप इंडियन रुपीज में ही फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर आपको बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में 200 टाइम्स तक का भी लेवरेज मिलता है, यानी आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं इसलिए आपके ऊपर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का ऑप्शन भी पहले दिन से ही मिल जाएगा, जो कि अभी सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना फ्री अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको उसके चार्ट का एनालिसिस करना होता है। और वो जो चार्ट का एनालिसिस है वो आप डेल्टा एक्सचेंज में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप सोलाना का एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहां पर हमने सोलाना का चार्ट ओपन किया है, उस पर क्लिक करके ही अब यहां पर आपको एक स्क्रीन को बड़ा करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सोलाना का चार्ट खुलकर आ गया है। ये जो चार्ट अभी खुल रखा है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में खुल रखा है, इसको मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे कर देता हूं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में नहीं बल्कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर जो ट्रेडिंग है वो 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह नहीं है कि भाई 6 घंटे मार्केट चलेगा, यहां पर मार्केट ने चलते रहना है संडे सैटरडे हमेशा। तो इसलिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर हमने सोलाना का चार्ट ओपन कर रखा है। अब देखिए, जब भी आप किसी चार्ट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस रिवर्स की है। तो सबसे पहले मैं ऐसे पॉइंट्स ढूंढूंगा जहां पर प्राइस गिर रही थी और उसके बाद जाने के बाद बढ़ी है। फिर मैं ऐसे पॉइंट्स को ढूंढूंगा जब प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद नीचे आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से नीचे आ रही थी और इस जगह पर जाने के बाद प्राइस ने वापस से रिवर्स किया है। यहां पर भी प्राइस नीचे आ रही थी, इस जगह पर आने के बाद प्राइस ने वापस से रिवर्स किया है। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने रिवर्स किया है। ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने रिवर्स किया है। तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जहां पर जाने के बाद प्राइस रिवर्स कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्राइस इस पॉइंट पे आने के बाद रिवर्स हुई, इस पॉइंट पे आने के बाद रिवर्स हुई, इस पॉइंट पे आने के बाद रिवर्स हुई, या आगे कहीं पर भी एक पॉइंट पे आने के बाद प्राइस ने रिवर्स क्यों किया? प्राइस ने रिवर्स इसलिए किया क्योंकि देखिए, प्राइस जब नीचे आ रही थी ना
तो बहुत सारे लोगों को जब प्राइस इस लेवल पे पास आ गई थी तो उन्हें लगा कि अब जो प्राइस है वो बहुत नीचे आ चुकी है और अब उन्हें बाइंग कर लेनी चाहिए। तो जब ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें बाइंग कर लेनी चाहिए तो तब क्या होता है, तब उस पर्टिकुलर क्रिप्टो की डिमांड बढ़ती है और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब इसके बाद अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट को ढूंढें जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये है। बट यहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे क्यों आई, यहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे क्यों आई? क्योंकि जब प्राइस इस लेवल तक पहुंच गई थी तो बहुत सारे लोगों को क्या लगा, उनको लगा कि यार अब तो ये बहुत महंगा हो गया है। तो जिन्होंने यहां बाय किया होगा, जिन्होंने यहां बाय किया होगा, जिन्होंने यहां बाय किया होगा, उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा और उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी होगी ये सोचकर कि कहीं प्राइस अब गिर ना जाए। तो जब बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे यहाँ पे तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, इसको बेच देते हैं, तो उन्होंने सेल करना शुरू किया। और जब लोगों ने सेल करना शुरू किया तो फिर क्या होगा, फिर उसकी सप्लाई बढ़ेगी और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरती है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये रेंज थी, ये रेंज थी, अगर मैं इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसी रेंज है जहाँ पर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने वापस से रिवर्स कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती है तो ये एक डिमांड जोन की तरह काम करता है और यहां पर लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इस जगह पर हम एक अपनी रेंज ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेंज को ड्रॉ करने के लिए आप यहां से एक पैरेलल चैनल नाम का ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से कुछ यहां पे आपने क्लिक किया और ऐसे यहां से ले जाते हुए इस तरीके से आप अपनी एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी एक रेंज बन गई है। तो ये रेंज है कि जब भी प्राइस इस लेवल के पास आ रही है, प्राइस यहां से बढ़ रही है। तो इस जोन को हम क्या कहते हैं, इस जोन को हम कहते हैं सपोर्ट जोन। जितनी भी मार्केट में स्ट्रैटेजीज बन रखी है ना, वो सब इसी के बेसिस पे बन रखी है या इससे कहीं ना कहीं तक मिलती है, क्योंकि सब यही तो पता करना चाह रहे हैं कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर जाने के बाद प्राइस वापस से रिवर्स करेगी। तो हमने यहां पर आराम से निकाल लिया कि भाई यहां पर आकर प्राइस ने बार बार रिवर्स किया है। तो अब अगर मान लीजिए प्राइस 196 से गिरकर 191 पे यानी इस लेवल के पास आ जाती है, तो जिन लोगों ने यहां पर बाय करना मिस कर दिया था, यहां पर बाय करना मिस कर दिया था, यहां पर बाय करना मिस कर दिया था, वो सोचेंगे कि भैया प्राइस हर बार यहां पर आने के बाद वापस बढ़ गई है तो वो यहां पर बाइंग करेंगे। जब ज़्यादातर लोग यहां पर बाइंग करेंगे तो फिर क्या होगी, फिर उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस केस में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस बार बार इस लेवल पे आने के बाद ऊपर बढ़ जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आ रही है। जैसे ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और अभी रिसेंट देखिए ये एक लेवल है। यानी ये जो अपना 205 के आसपास का लेवल है, यहां पर जब भी प्राइस जा रही है तो वापस नीचे गिर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनसे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से एक जोन यहां पर ड्रॉ कर दिया है। तो हमें पता है कि प्राइस जब इस लेवल के पास आती है तो वापस नीचे गिर जाती है। तो अब जिसने यहां पर बाय किया होगा, यहां पर बाय किया होगा, उसे पता है कि यार पिछली बार क्या हुआ था, प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद गिर गई थी। उससे पहले भी थोड़ा बहुत बीच में एक आध बार ऊपर गई, लेकिन वापस से उस रेंज के पास आई और फिर नीचे आ गई। यहां पर भी आप देखेंगे कि हर बार प्राइस ने इस रेंज पर जाने के बाद वापस नीचे आई है। तो अब अगर प्राइस वापस से इस लेवल पे जाती है तो उसके बाद फिर से नीचे आने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर बाय किया होगा, यहां पर बाय किया होगा, वो सेल करना शुरू कर देंगे कि प्राइस कहीं गिर ना जाए। और क्योंकि वो सेल करेंगे तो इस वजह से प्राइस के गिरने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हम खेल सकते हैं। हमें दिखाई दे रहा है प्राइस इस लेवल के पास आई है, तो उसके बाद अगर प्राइस बढ़ने लगती है तो हम बाय कर सकते हैं। प्राइस इस लेवल के पास गई है और उसके बाद अगर प्राइस गिरने लगती है तो हम वहां पर सेल कर सकते हैं। ये एक तरीका है, हर बार काम नहीं करता है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकता है। अब देखिए ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसमें तो प्राइस इसी रेंज के बीच में घूम रही है। तो क्या जिंदगी भर प्राइस इसी रेंज में घूमती रहेगी? एक ना एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब प्राइस इस लेवल को या तो ब्रेक करके नीचे आ जाएगी या इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम यहां पर ट्रेड ले रहे हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया
तो फिर यहां पर जितने भी लोग बाय करने की सोच रहे थे वो अब घबरा जाएंगे कि यार ये तो प्राइस इससे भी नीचे जा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो फिर वो वेट करेंगे। तो ऐसे में प्राइस बहुत नीचे जा सकती है और जिन लोगों को शॉर्ट करना है उनको भी लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो बेचना शुरू कर देंगे, जिससे सप्लाई बढ़ सकती है और प्राइस नीचे आ सकती है। तो इसलिए अगर आप यहां पर बाय करते हैं तो आपको थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस भी रखना होता है। और अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आपके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी स्टॉप लॉस रखा होगा, और जब बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा तो उनके भी यहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जिसकी वजह से सेलिंग होती है। और जब सेलिंग होगी तो और ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इसका उल्टा अगर हम देखें कि कभी प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मान लीजिए इस रेंज के ऊपर निकल जाती है, तो इस केस में क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, जब प्राइस इस लेवल के पास आती होगी वहां पर शॉर्ट कर देते होंगे, थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते होंगे। लेकिन अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अब बीच में कई बार क्या होता है, प्राइस ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, तो देखिए कई बार वेल्स जो होते हैं वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, तो इतना तो एक्सेप्शन आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन इस जगह पे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, प्राइस ऊपर निकल जाती है, तो बहुत सारे लोगों ने ऊपर इस लेवल पे कहीं अपना क्या कर रखा होगा, स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। और वो स्टॉप लॉस कैसा स्टॉप लॉस होगा, बाय करने का होगा, क्योंकि उन्होंने प्राइस को शॉर्ट कर रखा होगा। तो इसके बाद फिर से डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और ऊपर जा सकती है। तो इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमेशा ज़िंदगी में प्राइस इस रेंज में नहीं घूमेगी, प्राइस इस रेंज के ऊपर भी जाएगी। तो जब प्राइस इस रेंज के ऊपर जा रही है तो उस टाइम पर हम कैसे पता चलेगा, उस टाइम पर हम बाइंग कैसे करेंगे, तो इस जगह पर यूज़ किया जाता है दूसरे तरीके का। और वो तरीका क्या होता है, चलिए वो भी मैं आपको इसी चार्ट में समझाता हूँ। तो अगर हम इस चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करें तो देखिए मैं 1 आवर के चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ, और 1 आवर का मतलब है ये जो एक कैंडल है ये 1 घंटे की कैंडल है। तो अब अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए प्राइस इस लेवल के पास आ गई थी। मैं एक बार इस चार्ट को पॉज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं। तो यहां पर देखिए प्राइस इस लेवल के पास आ गई थी, और उसके बाद प्राइस ने बढ़ना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते 2 कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन उसी के बाद वाली कैंडल में प्राइस ने क्या लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर से बढ़ गई। फिर यहां पे 2 ग्रीन कैंडल बन के एक रेड कैंडल बनी, और प्राइस ने फिर से इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर से इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद आप देखते हैं कि प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। मान लीजिए चार्ट अभी यहीं तक बन रखा है, तो आपने देखा कि प्राइस बार बार बढ़ रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर सपोर्ट लेके वापस बढ़ जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर इस तरीके से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको कहा जाता है ट्रेंड लाइन, जो कि अगेन एक सपोर्ट की तरह यहां पर काम कर रही है, क्योंकि हमने उन्हीं पॉइंट्स को जोड़ा है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। तो ये किस जगह पे काम करेगी, जब मार्केट ट्रेंडिंग है। जब हमने बड़े चार्ट को देखा था तो हमें दिखाई दे रहा था मार्केट साइडवेज है, लेकिन जब हम रीसेंट चार्ट को देख रहे हैं तो यहां पर हमें मार्केट का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो अब ट्रेंड लाइन में हमने देखा कि प्राइस ने बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लेके बढ़ जा रही थी, यहां पर भी प्राइस ने आपने देखा कि सपोर्ट लिया, बढ़ गया। लेकिन अगर प्राइस किसी टाइम पे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस लगभग 200 के लेवल के बाद यहां से 196 के लेवल तक आ गई है। तो अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करके दिखाता हूं। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो एक पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, या एक चैनल को ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा था, बार बार जो प्राइस थी वो इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन इसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जिसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अगली एक कैंडल बनी जो कि एक इनडिसीजन कैंडल थी, बेसिकली एक डोजी कैंडल बन रखी थी। इसके लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी सीखना पड़ेगा, तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में काम करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी सीख लीजिएगा। उसके लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न नीरज जोशी लिखकर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, मतलब बार बार प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन एक बार उसने नीचे ब्रेक कर दिया। अगली जो कैंडल बनी है वो इनडिसीजन कैंडल बनी है, और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो इसका मतलब है कि पहले तो प्राइस नीचे आने की उसने कोशिश की और उसने ब्रेक कर दिया। अगली कैंडल में बायर्स और सेलर्स के बीच में युद्ध चल रहा था, कोई नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसमें जो सेलर्स हैं वो जीत चुके हैं। तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर
उसके बाद वाली कैंडल में या तो इसमें, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल थी तो उसके बाद वाली कैंडल में हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप यहां पर अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब इसका उल्टा अगर मान लीजिए कभी आपको बाइंग करनी है तो वो कैसे होगी, ट्रेंड लाइन को देखकर। तो बाइंग हम कब करते हैं, बाइंग हम तब करते हैं जब हम रिवर्सल का वेट कर रहे हैं। एक बाइंग तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्राइस बार बार इस रेंज पे सपोर्ट ले रही है, यहां पे लिया था, यहां पे लिया था, यहां पे लिया था, अब प्राइस इस रेंज पे आई तो आपने कहा भाई बार बार इस लेवल पे आने के बाद प्राइस बढ़ रही है तो आपने यहां पे बाई कर ली, उसके बाद प्राइस बढ़ गई। लेकिन यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस भी रखना होगा कि कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, जैसा इस केस में हुआ था। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्राइस कभी गिर रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है और बार बार प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर नीचे आ जा रही है। यहां पर प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई, फिर से बढ़ने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई, फिर से बढ़ने की कोशिश की, बार बार प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की लेकिन बार बार प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा था और वो नीचे गिर जा रही थी। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर भी एक पैरेलल चैनल या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन का ऑप्शन भी है, पैरेलल चैनल का भी ऑप्शन है। वैसे हम पैरेलल चैनल आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहे हैं क्योंकि एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आप कहोगे भाई लाइन ही सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होती। इसलिए मैं आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इवन मैं खुद तो एक्सटेंडेड लाइन का यूज करता हूं। तो आपने क्या किया, आपने इस तरीके से यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि बार बार प्राइस इस रेंज पे जाने के बाद नीचे आ रही थी। तो अब क्या होना चाहिए था, प्राइस जब इस लेवल पे आई तो वापस से नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद यहां पर कोई ना कोई डिमांड आई है जिसकी वजह से प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ी थी, फिर से वो थोड़ा नीचे आई थी, लेकिन इस जगह पे वो कंफर्म हो गई कि नहीं भाई इस बार तो बहुत ज्यादा डिमांड है। तो उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ी थी। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं अपने बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लेने के लिए। अब अगर मान लीजिए आपको यहां पर बाइंग करनी है तो वो बाइंग आप करेंगे कैसे, तो इसके लिए आपने देखना है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, जैसे एग्जांपल के लिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो आप उसके थोड़ा नीचे यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस इसलिए रखना है क्योंकि यहां तो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं जब सब कुछ हो चुका है, लेकिन जब चार्ट यहां पे रहा होगा तो आगे ये सब कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको नहीं पता होगा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो आपने यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखा है और उसके बाद अगर प्राइस नीचे आएगी तो आपको नुकसान खाना पड़ेगा और ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट आपका मेन पर्पस होना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट रहने पे। तो अगर प्राइस नीचे आती आपको छोटा सा लॉस यहां पर खाना पड़ता, लेकिन प्राइस इस केस में बढ़ गई तो आप यहां पर एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बड़े बड़े प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस, यही आपको ट्रेडिंग में आगे लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको और डिटेल में एनालिसिस करना है तो फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप बस यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी चार्ट पैटर्न, नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स का भी हम यूज करते हैं जो कि बेसिकली स्ट्रैटेजीज में किया जाता है। जैसे रिसेंटली हमने एक स्ट्रैटेजी बताई थी इचिमोकू क्लाउड के ऊपर, तो वो मूविंग एवरेजेस का यूज कर रही थी। मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर होता है। तो ये सब कुछ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोग एक अच्छे खासे कमेंट आते हैं, इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस आता है, तो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे जिसमें हम आपको वो सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। धन्यवाद।